हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनटीए अभ्यास टेस्ट नंबर 1 का फर्स्ट वाला जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे और मैंने इसको टॉपिक वाइज अरेंज किया है। तो मैं आपको एक टॉपिक वाइज इसका एरे बना कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक लिया है मॉडर्न फिजिक्स। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 आपके एनटीए टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपको मैं पढ़ रहा हूं, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, देख लीजिएगा। अ 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस AB as shown in figure. The value of the current supplied by the battery when in the first case battery's positive terminal is connected to A and in the second case battery's positive terminal is connected to B. कहा जा रहा है कि आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच केस जबकि उन्होंने बारी बारी से पॉजिटिव टर्मिनल बनाया है। डायग्राम आपके सामने बोर्ड पे शो किया गया है। फर्स्ट केस में डायग्राम ये है, सेकंड केस में डायग्राम ये है और पहले केस में A टर्मिनल पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, सेकंड केस में B वाला पॉजिटिव है और A नेगेटिव है। फर्स्ट केस में जब हमारे पास A पॉजिटिव होता है तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि आपको बताया जा चुका है क्लास में, आप क्या करेंगे कि डायोड D1 D2 में से पता करेंगे कि दोनों में फॉरवर्ड बाइस कौन है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको क्वेश्चन में हाइड करके दिया जाए और फॉरवर्ड बाइस का कोई अपना एक रेजिस्टेंस दिया जाए, जबकि फॉरवर्ड बाइस का आइडियल कंडीशन में रेजिस्टेंस 0 होता है। तो देखिए, ये वाला तो आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है, लेकिन ये N टाइप है और ये P टाइप है, तो ये रिवर्स बाइस हो गया। तो D2 डायोड रिवर्स में है, वर्क नहीं करेगा, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट पे करेगा और टोटल ये वाला ब्लॉक हो जाएगा। तो करंट का रास्ता अब आपका यहाँ से शुरू होकर फिर किधर जाएगा, ये वाला फॉरवर्ड बाइस है तो प्लस है और माइनस है, तो P टाइप पॉजिटिव और N टाइप नेगेटिव में ये आपका फॉरवर्ड बाइस में मिलेगा। तो D1 डायोड फॉरवर्ड है, तो करंट का रास्ता बच्चों ये वाला है और बड़े आराम से अब आप कर सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ करंट एंड V हमें कितना दिया है सप्लाई 2 वोल्ट का। तो ओम्स लॉ लगा दीजिए बच्चों यहाँ पे, I इक्वल टू V बाई R। V की सप्लाई जो है वो 2 वोल्ट की है, R की वैल्यू है आपकी 5 ओम की, जो कि आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे डायोड का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंसेज या बैरियर नहीं दिया है। अलर्ट रहिएगा, किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया जा सकता है जबकि यहाँ पे नहीं दिया है। कोई बात नहीं, इसका सीधे सीधे आंसर आ गया 0.4 एम्पियर। चलिए आइए दूसरे केस में, जब हम B वाले को पॉजिटिव करते हैं तो B को पॉजिटिव करेंगे तो नीचे वाला डायोड का P वाला जो एंड है वो पॉजिटिव और एंड वाला एंड नेगेटिव है। ये फॉरवर्ड में है जैसा मैंने लिखा है और ये वाला डायोड आपका रिवर्स में है, इसलिए कभी भी हम लोग इधर को करंट नहीं ले सकते हैं। करंट का रास्ता जो होगा पॉजिटिव से चलेंगे और करंट का रास्ता आपका देखिए ये वाला करंट का रास्ता आएगा। तो नीचे देखिएगा, नीचे का जो सर्किट वर्क करेगा, यहाँ पे कितनी करंट मिलनी चाहिए, डायोड फॉरवर्ड में है, इसका आइडियल रेजिस्टेंस इट विल बी 0 और यहाँ पे 10 ओम है और यहाँ पे 2 वोल्ट की सप्लाई है। करंट की वैल्यू आ जाएगी V बाई R। तो हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 0.2 एम्पियर की करंट आती है। हमारा जो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट ऑप्शन है बच्चों, वो आपका ऑप्शन है D। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद आपके इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पेपर में, हमारे मॉडर्न फिजिक्स का सेकंड क्वेश्चन है और वो मैं आपको रीड कर रहा हूँ। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी जो बनाई गई थी हाइड्रोजन के लिए बनाई गई थी, तो उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम द प्रोडक्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the nth orbit and its radius in the nth orbit. You know very well कि आपको nth orbit में बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है याद करिएगा, En इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 कर लेते हैं। और 13.6 हम लोग मालूम है कब लेते हैं, जब कैलकुलेशन का वक्त आता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है बाइंडिंग एनर्जी है तो कभी भी ये नेगेटिव नहीं ली जाएगी, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमको करना क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी हमारी एन पे कैसे डिपेंड करती है। तो देखिए En जो है ना आपका, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आपकी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी एन के इनवर्स होती है और जो कोई नेगेटिव नहीं है, बस केवल आपको बाइंडिंग एनर्जी है तो पॉजिटिव लेना है और डिपेंडेंसी लेनी है। तो बच्चों देखिएगा, रेडियस जो होती है वो RN स्क्वायर टाइम्स 0.53 होती है, याद है आपको। तो यहाँ पे n स्क्वायर टाइम्स होती है, तो देखिए मैंने n स्क्वायर ले लिया है। तो nth ऑर्बिट की रेडियस और nth ऑर्बिट में एनर्जी En और Rn का मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन यू विल गेट n स्क्वायर कैंसिल्ड, देन यू विल गेट 1 इंडिपेंडेंट ऑफ n।
यानी ये स्टेटमेंट आपका n के इंडिपेंडेंट है। तो अब इनका कोई फर्क पड़ता नहीं है, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस ले लो, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो जो वैल्यू आएगी वही रख लीजिए भाई। आप देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट में बाइंडिंग एनर्जी होती है 13.6 और वो भी प्लस में, तो मैंने 13.6 ली है वो भी प्लस में। एंड फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस कितनी होती है आपकी 0.53 एंगस्ट्रॉम, वो भी मैंने ले लिया यहाँ पे। तो बड़ा आसान सा काम है, हम फर्स्ट ऑर्बिट का चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि इसके ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, दूसरा ऑप्शन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहता है वो भी बिल्कुल गलत है, तीसरा ऑप्शन में कॉमन वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू देता है 10 पॉइंट, वो भी गलत है। तो मैंने यहाँ पे चौथे वाले ऑप्शन के लिए यानी फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको सजेस्ट किया है कि ये डी वाला आंसर करें। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्वेश्चन आपका दिया है, मैं रीड कर रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा, देखिएगा बच्चों। द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी दैट इज ऑडियो वेव, है ना, ऑन द कैरियर वेव इज नोन एज। एक्चुअली ये मॉड्यूलेशन पे डिपेंड आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है। इसमें 21 नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है कि सुपर पोजिशन अगर दो वेव का होता है, पहली बात तो हमें कोई भी सामान किसी वाहक पे रख कर हमको भेजना होता है डेस्टिनेशन तक, तो हमारे लिए कैरियर वेव जो है बाई नेम कैरियर का काम करती हैं, गुड्स कैरियर का काम होता है, जैसे है ना, जैसे हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है वैसे ही वेव को भी पहुंचाना होता है, राइट। तो ऐसे ही हम मॉड्यूलेशन का जो सिस्टम होता है उसमें हम अपने सिग्नल को यानी कि सिग्नल फ्रीक्वेंसी को हमें दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है, रास्ता हमें देती है कैरियर वेव का, और सुपर पोजिशन कराते हैं हम लोग ऑडियो सिग्नल्स का ऑन कैरियर वेव। द प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन, राइट। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। मैं आपको क्वेश्चन रीड करता हूं। 24 क्वेश्चन जो बच्चों दिया है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 इज फॉलिंग ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस। देखिएगा फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर जो लाइट गिराते हैं, मैंने ड्रॉ किया है फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर जो भी फोटोन गिरता है उसकी लाइट की वेवलेंथ आपको दी हुई है 5000 एंगस्ट्रॉम। आपका बोला गया है द सरफेस हैज रिसीव्ड 10 to the power -7 टोटल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे हमको टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी एनर्जी इसके ऊपर गिरती है, इल्यूमिनेशन होता है, ये दी हुई है 10 की पावर -7 जूल। अब बच्चों निकालना क्या है, देन द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस विल बी, कितने फोटोन हमारे इसके ऊपर गिरते हैं। तो सीधा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फोटोन्स नंबर ऑफ पैकेट्स विल बी टोटल एनर्जी जितनी भी हमारी गिरती है फॉलिंग डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन पैकेट, राइट। वन पैकेट की एनर्जी होती है hc बाई लैम्डा, लैम्डा इज गिवन, आपको पता है hc की वैल्यू आपको मैंने डायरेक्ट याद करवा दी है 19.8 10 की पावर -26। लैम्डा की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, तो आराम से वैल्यू को पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे और प्रॉपर यूनिट हमें दी गई है एसआई सिस्टम में, तो नंबर हमको दिया जाएगा फोटोन का 2.5 और 10 की पावर 11। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन जो आएगा वो बी आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम। इन्होंने कहा है which of the following has a hydrogen like spectrum and whose lines have wavelength 4 times shorter than those of hydrogen atom। मतलब हाइड्रोजन एटम की जितनी वेवलेंथ है उससे 4 टाइम्स शॉर्टर होती है हाइड्रोजन लाइक एटम की वेवलेंथ। तो देखिए बच्चों आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, किसी भी स्पेक्ट्रम को फाइंड करने के लिए हमको जंपिंग n1 n2 पता होना चाहिए। तो वेवलेंथ का ट्रांजिशन स्टेज में फॉर्मूला आपको मैंने दिया है, वेव नंबर निकालते हैं। हाइड्रोजन के लिए 1 बाई लैम्डा आर 1 यानी z की जगह 1 आ जाएगा, 1 बाई n1 स्क्वायर 1 बाई n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला बोर की थ्योरी में है और हम लोग यहाँ पे इस बात को ध्यान रखते हैं कि वी शुड कीप दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z अगर हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगी, और अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है जैसे मैंने लिखा है तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए यहाँ पे z की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे 1 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग z की वैल्यू को कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वही निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा डैश इक्वल टू r
1 की जगह पे जेड स्क्वायर आएगा, बाकी हमारी वैल्यू सेम, क्योंकि ट्रांजिशन जो है वो सेम कहा गया है। अल्टीमेटली हमने इसको डिवाइड किया है तो लैम्डा डैश ऊपर और लैम्डा नीचे आएगा, यहाँ पे 1/z² आएगा। तो ध्यान दीजिएगा 1/z² में, अच्छा ये वैल्यू जो है वो क्या है, गिवन वैल्यू है लैम्डा डैश की वैल्यू λ/4, इसका मतलब हो गया ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/4 और इसको डिवाइड करेंगे तो z² = 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी 2। तो हमारे पास इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है जिसमें हाइड्रोजन लाइक के लिए Z2 होता है? तो बच्चों इसमें राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट है, यानी ए है, जिसमें हीलियम आयन के बारे में बोला गया है। तो राइट ऑप्शन इसका ए। इस पर का क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन है वो हीलियम है। हम लोग पहचानेंगे कैसे? Z की वैल्यू से, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन बोला है, लिथियम बोला है और उन्होंने नन ऑफ दीज दिया है। बच्चों नेक्स्ट यूनिट शुरू करते हैं हीट। तो एनटीए के पहले अभ्यास टेस्ट में आपको हीट से रिलेटेड जितने भी टॉप क्वेश्चंस आए हैं वो पहले मैं डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हीट का आपका है वो आपका एनटीए का फर्स्ट टेस्ट का 9th क्वेश्चन है। इसमें आपको एक वीटी ग्राफ दिया है और आपको इससे पीवी ग्राफ बनाना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा। लिखा है अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA, राइट, और कह रहा है इज शोन बाय द वीटी ग्राफ एज शोन इन द फिगर। कहते हैं प्रोसेस पीवी डायग्राम विल बी, इसी का हमको वीटी ग्राफ से पीवी ग्राफ बनाना है। तो इस तरह का क्वेश्चन करने का एक मेथड होता है बच्चों, जिसमें मैंने आपको एक बात बताई भी थी क्लास में कि वीटी ग्राफ दिया जाए या पीवी ग्राफ दिया जाए या फिर पीटी ग्राफ दिया जाए, 3 प्रकार के ग्राफ होते हैं, उनमें से कोई भी ग्राफ की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होती है। तो बारी बारी से ए बी ग्राफ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिएगा। ए बी ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन है और ओरिजिन से जब ये पास करता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा, और अगर ये ग्राफ आपका चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो प्रेशर विल बी कांस्टेंट। तो ऐसे केस में देखिएगा BC ग्राफ आपका परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस आता है, तो मैंने याद करवाया था जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ग्राफ तो वही आपका कांस्टेंट वेरिएबल आ जाएगा, यानी कि V कांस्टेंट होगा। तो BC में V कांस्टेंट है और आपका लॉ लगेगा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा बच्चों देखते हैं CA वाला जो ग्राफ है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो आपको पता है कि बॉयस लॉ लगता है, और यहाँ पे आपका बॉयस लॉ आपका बिल्कुल सही लॉ लगेगा। T कांस्टेंट है और बॉयस लॉ आप अप्लाई करोगे, और देखिएगा ऊपर से नीचे जब आप आएंगे तो वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, तो वॉल्यूम अगर डिक्रीजिंग होगा तो प्रेशर इंक्रीजिंग होगा। तो आपके ऑप्शन जितने दिए हैं मैं समझता हूं कि चारों ऑप्शन को देखकर आप ये समझ जाओगे कौन सा अप्रोप्रिएट ग्राफ है। बनाना नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट आपको 30 सेकंड के अंदर इसका जवाब निकालना होता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिएगा चार्ल्स का लॉ, बॉयस का लॉ किसमें लग रहा है? बॉयस का लॉ लग रहा है आपका C से A में। तो डेफिनेटली पीवी ग्राफ बॉयस के लॉ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा। अब बात आती है पहला वाला ऑप्शन जो A है और जो आपका एक ऑप्शन B है वो आपका नहीं सही है। इसका मतलब अब आपका ऑप्शन जो है वो C और D में से पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपको मैं बताऊं ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट A B B C C A, तो फिर ग्राफ के कभी भी 2 हिस्से नहीं हो सकते। डेफिनेटली ये तीनों ग्राफ आपके डिफरेंट रूल को फॉलो कर रहे होंगे, तो आपका ग्राफ का कभी भी 4th वाला यानी D वाला ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि D वाले ऑप्शन में उन्होंने सिर्फ ग्राफ को A से C ले गए हैं और उन्होंने क्या किया है A से B और B से C ले गए, जो कि गलत है। 2 ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से ही हम पहचान जाएंगे, आपका राइट ऑप्शन C आएगा। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको उन्होंने ये बताया है 2 आपको स्लैब दी गई हैं। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन, जो एक अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर। आइए देखिएगा, कंसीडर अ कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल। देखिए कंपाउंड स्लैब में 2 डिफरेंट मटेरियल हैं, तो मटेरियल की कंडक्टिविटी शो की गई है, क्वेश्चन में गिवन है। थिकनेस इनकी सेम है और बोला है इक्वल लेंथ भी है, यानी एरिया भी सेम और इनकी लेंथ भी इक्वल। तो देखिए एरिया का मतलब थिकनेस ये हो गई और लेंथ का मतलब है L1 L2।
तो इन्होंने कहा है कंडक्टिविटी इनकी K और 2K है। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बच्चों सीरीज का क्वेश्चन है तो बहुत आसान सा है, सीरीज सिस्टम में आराम से आप लगा सकते हैं K इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 और L2 अपॉन K2। तो डेफिनेटली हम K1 K2 की वैल्यू पुट करेंगे और L1 L2 इक्वल है, इनको सॉल्व करके हमारा राइट आंसर जो आएगा 4K/3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 10th वाले का वो है आपका सी। लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉपर बॉल। मैं रीड करता हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिएगा। क्वेश्चन दिया है कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज एट अ टेम्परेचर T is drop in a copper calorimeter of mass 100 gram filled with 170 gram of water at room temperature. Thus subsequently the temperature of the system found to be 75 degree Celsius. Find the value of T। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एक आपको वैल्यू दी हुई है रूम टेम्परेचर की 30 डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन में कॉपर बॉल का मास दिया है, टेम्परेचर दिया है, इसको ड्रॉप करना है कॉपर के कैलोरी मीटर में, लेकिन 100 ग्राम के कैलोरी मीटर में मैंने वाटर को अलग कर दिया है। ये वाटर भरा इसी में ही है, लेकिन हमें यहाँ पर बॉडी अलग अलग लेने से क्लियर हो जाता है कि कौन हीट ले रहा है और कौन हीट दे रहा है। तो देखिएगा ये हॉट बॉडी है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस का है और ये पानी इसी में भरा हुआ है तो इसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री रहेगा। अल्टीमेटली दीज आर टू कोल्ड बॉडी, वन इज हॉट बॉडी, हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी कॉपर एंड हीट गेन बाई वाटर प्लस कैलोरीमीटर। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें टेम्परेचर चेंज के लिए आपको ms डेल्टा टी अप्लाई करना होगा। यहाँ पर भी पुट करिए ms डेल्टा टी, यहाँ पर भी पुट करिए ms डेल्टा टी, यहाँ पर भी पुट करिए ms डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज जब होता है तो हमेशा ms डेल्टा टी का हम सहारा लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ हीट के लिए। यहाँ पर मास गिवन है, S की वैल्यू आपको यहाँ पे कॉपर बोला है तो 0.1 गिवन है। डेल्टा टी की वैल्यू क्योंकि ये हॉट बॉडी है तो T - 75 लेंगे आप। यहाँ पर देखिएगा 170 इंटू वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 और टेम्परेचर चेंज दोनों के लिए 75 - 30। इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाटर आपका कॉपर कैलोरीमीटर में है तो कुछ हीट आपकी कॉपर कैलोरीमीटर भी लेगा क्योंकि इन्होंने कॉपर कैलोरीमीटर के लिए कॉपर की स्पेसिफिक हीट गिवन है। समटाइम्स कभी कभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस में अगर स्पेसिफिक हीट नहीं गिवन होती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए इन्होंने क्या किया है, इसकी वैल्यू को पुट करके यहाँ पे 0.1 लेकर इन्होंने मास ऑफ कॉपर कैलोरी लिया है और कॉपर कैलोरीमीटर का मास अगर गिवन होता है तो हीट को कैलकुलेट जरूर करिएगा। अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद टेम्परेचर आता है T = 885। इस क्वेश्चन का राइट 19 नंबर का राइट ऑप्शन जो आएगा वो सी है क्योंकि आपका 885 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 नंबर पे। देखिएगा 1 मोल ऑफ a diatomic gas undergoes a thermodynamic process whose process equation is given P is directly proportional to V square। क्वेश्चन नंबर 28 में उन्होंने बोला है कि प्रोसेस जो आपका है P एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। अच्छा बेटा एक काम करिएगा, इसमें आप V स्क्वायर को ना इधर ले आएंगे तो V की पावर -2 आ जाएगी। तो इसको आप एक काम करते हैं अपनी जनरल इक्वेशन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से कंपेयर कराते हैं। T V की पावर n आएगा और n की वैल्यू जो आएगी वो -2 आएगी। यहाँ पे आप कंपेयर कराएंगे n की वैल्यू को -2 के साथ कंपेयर कराएंगे तो n आपका पॉलीट्रॉपिक एक्सपोनेंट कहलाता है। और आपको पता है कि एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस C = CV - R/n-1। What is CV? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो हमारे डायाटॉमिक गैस के लिए वो वैल्यू आपकी फिक्स होती है 5R/2। जबकि हम लोग n की वैल्यू पुट करेंगे -2, यहाँ पे रखने पर माइनस प्लस आ जाएगा। सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू R के टर्म्स में 17R/6 आती है। क्वेश्चन नंबर इस 28 का जो आपका राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग आते हैं हीट का एक अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। इसको मैं रीड कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आता होगा।
देखिएगा 2 moles ऑफ हीलियम गैस आर टेकन अलोंग द पाथ ए बी सी डी, और ए बी सी डी जो पाथ शो किया गया है इसमें आपको कह रहा है फाइंड द वर्क डन, और जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो वर्क डन के कुछ आर के और एल एन के टर्म्स में दिए गए हैं। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इस वीटी ग्राफ को देखेंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ को, और एक तरफ से हम लोग वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हमारा ए बी प्रोसेस, बीसी प्रोसेस और सीधी प्रोसेस में कुल कितना किया गया कार्य होगा। देखिएगा प्रोसेस ए बी जो है हमारा, वो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर है, क्योंकि ये वीटी ग्राफ चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है और ये चार्ल्स लॉ को फॉलो करने वाला ग्राफ है। इसमें पी कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट पी पर यानी कि प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो पी डेल्टा वी दैट इज पीवी अगर ग्राफ दिया होता है तो वर्क डन पी डेल्टा वी होता है, बट ग्राफ हमारा पीवी नहीं दिया है तो पी डेल्टा वी का एक दूसरा फॉर्मेट होता है वर्क निकालने का, वो होता है म्यू आर डेल्टा टी। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारा इस तरह के क्वेश्चन में काम आता है। म्यू की वैल्यू 2 मोल दी गई है क्वेश्चन में आपको हीलियम गैस के लिए, आर की वैल्यू आर रख दीजिएगा, डेल्टा टी की वैल्यू ए बी के लिए आपका 750 माइनस 250 यानी कि 500 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे आप तो 100 तो 1000 आर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा। बी से लेकर सी वाला जो प्रोसेस है दैट विल बी आइसोकोरिक, सिंस आइसोकोरिक में कोई वॉल्यूम चेंज होता नहीं है, वर्क डन विल बी 0। आइएगा सी से लेकर डी वाला जो प्रोसेस होता है इसमें आपको बोला गया है कि ये सी से लेकर डी वाला प्रोसेस आपका 1000 केल्विन टेम्परेचर पर है और कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज गोइंग टू चेंज, यानी ये वॉल्यूम इनिशियल हुआ, ये वॉल्यूम फाइनल हो गया, तो ये वाला प्रोसेस आपका आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सी डी के लिए म्यू आर टी, राइट, म्यू आर टी, एंड ये है लॉग यानी एल एन बेस ई पर V2 बाई V1। तो हम लोग T टेम्परेचर मालूम है, म्यू की वैल्यू मालूम है, 2000 आ जाएगा। फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल विल बी 20, इनिशियल विल बी 15। बहुत आसान है, आप इसमें 2000 R ln 4/3 लिखेंगे। अब देखिएगा इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करके टोटल वर्क डन निकालेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का जो ऑप्शन हमारा ए दिया गया है उस क्वेश्चन के ऑप्शन को हम मैच कराने के लिए 2000 हमें कॉमन लेना पड़ेगा, और 2000 आर कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1/2 प्लस ln 4/3 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 37 का। आइए हम लोग अब ऑप्टिक सेक्शन पे चलते हैं। ऑप्टिक सेक्शन का पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको रीड कर रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, और 17 क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, स्क्रीन पर देखिएगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है अ स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम, डायग्राम शो किया है बच्चों, स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन बॉटम ऑफ अ बीकर फिल्ड विद लिक्विड, एंड ये कहा गया है रे ऑफ लाइट फ्रॉम द coin travels up to the surface and of the liquid and move along the path। इन्होंने शो किया गया है रे हमारी यहाँ से लेकर यहाँ जाती है और ये along the path बाहर निकलती है। इन्होंने बोला है क्वेश्चन में how fast the light travel in the liquid। तो हमको अगर ये बात कही जाती है कि लिक्विड की बात है, देखिएगा तो हम लोग एक काम करते हैं कि लिक्विड के लिए ये लिक्विड है और ये एयर है, ये डेंसर मीडियम है, और आप देखिएगा डेंसर मीडियम एंड ये रेयर मीडियम। तो अगर रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर से रेयर जाती है तो एज यू नो दिस इज द केस ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड ऑल्सो TIR। तो देखिए ये आपका रिफ्रैक्शन वाला एंगल जो है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, तो डेफिनेटली डेंसर मीडियम का वो एंगल जिसके लिए R की वैल्यू रेयर मीडियम में 90 डिग्री हो जाए, तो ये वाला केस आपका डेफिनेटली देता है IC की वैल्यू। तो इसका मतलब IC ये आ गया, तो IC अगर ये है तो ये भी IC हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल है। और आपको IC मालूम है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये ले लो, बेस ये ले लीजिएगा, हाइपोटेन्यूज पता हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो आपको ये वाली वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो ये छोटा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चों, इसमें आप साइन IC ले लीजिएगा। साइन IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन IC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5 आ जाएगा। और फार्मूला पता है आपको क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होता है, साइन IC इक्वल टू 1/a म्यू एल, डेंसर मीडियम का आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो बेटा a म्यू एल में क्या आ जाएगा, v in a एंड v in यानी स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में रखेंगे, क्योंकि आपको लाइट की स्पीड
लिक्विड में फाइंड करनी है तो VL निकालना है, VA मालूम है 3 × 10⁸ एंड साइन IC की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं 3/5 पुट करेंगे। यहाँ पे VL की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स का है और इसको हम लोग पढ़ते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में ये बोला गया है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री। प्रिज्म का एंगल गिवन है 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 60 डिग्री का। द एमर्जेंट रे ऑफ लाइट मेक्स 30 डिग्री एंगल, इन्होंने बोला है एमर्जेंट रे मेक्स एंगल 30 डिग्री एंगल विद द इंसिडेंट रे, यानी कि ये डेविएशन बोला गया है, एंगल ऑफ डेविएशन दिया गया है। फाइंड द एंगल मेड बाय द एमर्जेंट रे विद द सेकंड फेस ऑफ द प्रिज्म, यानी कि आपको ये बोला गया है कि ये देखिए प्रिज्म है और प्रिज्म का ये एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, एपेक्स एंगल कहते हैं, और ये इंसिडेंट रे है। दिस एंगल इज फर्स्ट I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, और क्वेश्चन में दिया गया है जब ये यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा तो एयर से ग्लास में रे जा रही है, नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगी तो अपने रास्ते से ओरिजिनल पाथ से ये डेविएट हो जाएगी, राइट। तो देखिएगा ये वाली रे जब इधर जा रही है ना तो ये किसी भी एंगल से निकल सकती है। ये पूछा गया है इस एमर्जेंट रे का एंगल आपका सेकंड वाले फेस के साथ क्या है। दिस इज द सेकंड फेस ऑफ प्रिज्म। आइए देखिएगा, ये निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। सेकंड फेस का मतलब जानते हैं, आपको पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2। I2 का मतलब है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये पूछा गया है। जबकि आपको ये वाला एंगल दिया गया है डेल्टा और ये वाली वैल्यू 30 डिग्री की गिवन है। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला एंगल ऑफ डेविएशन का। डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A होता है। I1 की वैल्यू 60 डिग्री है, I2 की वैल्यू फाइंड करनी है, A की वैल्यू 30 डिग्री है और डेल्टा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। तो हम लोग ओवरऑल इसमें I2 की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। इसमें इन्होंने बोला है कि ये नॉर्मल एमरजेंस हो रहा है, दिस इज अ नॉर्मल एमरजेंस। तो हमारी जो रे है वो एमर्ज करेगी परपेंडिकुलर टू द सेकेंड फेस। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो दिया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 36 में विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट एक्सप्लेन बाय हाइगेन्स थ्योरी, हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। इन्होंने हाइगेन्स थ्योरी से पूछा गया है। पहला ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, दूसरा ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, तीसरा ऑप्शन है डिफ्रैक्शन, चौथा ऑप्शन है एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को लेकर आया है, लेकिन हम लोग अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं तो शायद ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ करने में प्रॉब्लम आती है। देखिए हाइगेन्स थ्योरी एक्सप्लेन फॉलोइंग फिनोमिना वेल सक्सेसफुली। इन्होंने कहा था रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को और डिफ्रैक्शन को इन्होंने समझा दिया था। जबकि इन्होंने पोलराइजेशन को भी समझाया था। पोलराइजेशन में ही हैड टेकन लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि बाद में गलत हो गया था, राइट। तो अब आइएगा क्वेश्चन हमारा 36 का जो चौथा वाला ऑप्शन है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, राइट। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है आपको 41 क्वेश्चन जो आपका है ए क्या बोला गया है, इफ ए इज द एम्पलीट्यूड, राइट। तो एक कोई सोर्स है उसका एम्पलीट्यूड ए गिवन है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, स्क्रीन पर देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन सामने चल रहा होगा। इफ ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स विद डिस्टेंस आर, देन एम्पलीट्यूड का वेरिएशन के 4 ऑप्शन दिए हैं डिस्टेंस के साथ। तो आपको मालूम है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो देखिए फॉर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, इंटेंसिटी वेरी करती है आपकी इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से। आइएगा इंटेंसिटी का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ होता है ए स्क्वायर। तो फाइनली ए स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, राइट। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और इंटेंसिटी का रिलेशन आप कंपेयर करोगे तो अल्टीमेटली हमारे पास स्क्वायर रूट लेने पर एम्पलीट्यूड जो है वो r के इनवर्स
आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ऑप्शन में जो हमारा बी ऑप्शन आ रहा है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस वन, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 42 में रीड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, इन्होंने ये बताया है, एक तो लैंग्वेज देकर बच्चों को कंफ्यूज भी किया है ताकि बच्चे उलझे रहें। देखिए कितना अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर। पानी में एक सोर्स है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी दी हुई है, 600 हर्ट्ज। फिर कहते हैं स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड एंड इन एयर 300 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिकॉर्डेड बाई ऑब्जर्वर हु इज इन एयर। यानी ऑब्जर्वर तो पानी में नहीं है, वो एयर में है, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाई ए ऑब्जर्वर इन एयर। तो एज यू नो कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी कभी भी नहीं चेंज होती है, चाहे लाइट वेव हो चाहे साउंड वेव हो। जब भी मीडियम बदलेगा तो वेवलेंथ बदलेगी, स्पीड बदलेगी, फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आएगा इसमें 600 की फ्रीक्वेंसी आपकी बनी रहेगी। तो डी ऑप्शन में आपको 600 का इन्होंने ऑप्शन दिया है, इसमें राइट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रहा हूँ। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर at NTP is 330 meter per second and what will be the value of velocity when temperature is double। देखिए टेम्परेचर अगर डबल कर देते हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारी वेलोसिटी जो होती है वो √2 टाइम्स हो जाती है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t होता है। तो इन्होंने कहा है टेम्परेचर को डबल कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी √2 टाइम्स हो जाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें आपको यंग्स मॉडुलस और शियर और बल्क मॉडुलस को कंपेयर करना है। तो कहा जाता है कि एल्यूमिनियम, इन्होंने कहा है मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर। क्वेश्चन नंबर ये 29 है, इसमें मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलाई। पहली बात तो समझ लीजिएगा, सबसे आसानी से कौन जो है वो घूमने लगता है या मुड़ जाता है। एल्यूमिनियम इतना सॉफ्ट होता है कि उसको ऐड सकते हैं हम लोग। तो शियर मॉडुलस जो होता है वो एल्यूमिनियम का हमेशा हमेशा जो है वो कम रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी बनता है, जिसमें मॉडुलस जो शियर है वो हमेशा इसका कम रहेगा। आइए क्वेश्चन हमारा जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, मैं इसको रीड करता हूँ। बच्चों देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन में, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल द डॉटर न्यूक्लियाई ZXA इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी E। द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इफ पेरेंट न्यूक्लियस, जो उन्होंने बोला है ना क्वेश्चन में, देखिएगा मैं आपको दोबारा क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल द डॉटर न्यूक्लियाई ZXA इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी E। इन्होंने बोला है कि डॉटर न्यूक्लियस जो होता है ना ZXA, ये काइनेटिक एनर्जी E से मूव करता है। अल्फा डिके होता है, तो अगर अल्फा डिके होता है इसका मतलब कि इसका पेरेंट न्यूक्लियस कौन सा होगा, ये वाला, जिसमें A+4 आएगा, मास कंजर्वेशन और एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन लगा दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि डॉटर न्यूक्लियस इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी E। तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को पूछा गया है। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन कर दीजिएगा। देखिए ओवरऑल रिएक्शन ये हो जाती है, मदर न्यूक्लियस में A+4 एंड Z+2 आएगा, ताकि डॉटर न्यूक्लियस Z और XA निकल पाए और ये हीलियम, राइट। तो देखिएगा डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी E है, तो अल्फा की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, जबकि दोनों के मोमेंटम इक्वल और ऑपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि ये मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन है ये। तो इनिशियली आपका पेरेंट यानी कि मदर न्यूक्लियस रेस्ट पर है, तो जितना मोमेंटम अल्फा का होगा उतना मोमेंटम डॉटर न्यूक्लियस का होगा। इक्वल कर दीजिएगा इनको आप, और इसका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर, गिवन है, मास डॉटर का मालूम है, अल्फा का मास मालूम है, एनर्जी अल्फा की निकालनी है, प्रॉपर वैल्यू पुट कर दीजिएगा। मास ऑफ डॉटर A, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा EA/4। तो दैट इज द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका EA/4 आएगा, दैट इज बी ऑप्शन विच इज करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 नंबर पे। देखिए 44 क्वेश्चन जो दिया है बहुत आसान है, कंडक्शन पर है और आपको मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। एट रूम टेम्परेचर कॉपर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है 8.4 10 to the power 28 meter per meter cube. The electron drift velocity in copper conductor of cross sectional area 10 to the power minus 6 meter square and carrying a current of 5.4 एम्पियर। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एज यू नो द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू आई एन ई ए वी डी, राइट। इसमें आपको वी डी निकालना है, एन दिया गया है, ई मालूम है आपको, एरिया गिवन है और करंट गिवन है। सारी वैल्यू पुट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.4 10 to the power minus 3 मीटर पर सेकेंड। आप इसको चेंज करिएगा मिलीमीटर में तो ऑप्शन हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 45 नंबर पे। दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड अपॉन दिस इज कॉल्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है जूरीन लॉ इसको कहा जाता है। इसमें आपको कहा जाता है जितनी पतली कैपिलरी ट्यूब होती है उतनी ज़्यादा हाइट तक हमारा वाटर या लिक्विड राइज करता है। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर है, देखिए मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है वाटर राइजेज अप टू द हाइट h इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ सर्टेन डाया if the capillary tube is replaced by another similar tube and of half of the radius, then what will be the height of the water? As you know height of the water निकालना है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। height of the water and radius is inversely proportional, right? अगर आपने डाया या रेडियस को हाफ किया है तो डेफिनेटली हाइट डबल हो जाएगी। अदरवाइज हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं R1H1 इक्वल टू R2H2। R1 की जगह पे आप D1 रख सकते हैं, डाया है कैंसिल हो जाएगा 2D, यानी कि आपके पास इनिशियल डाया D, फाइनल डाया D/2। हम इसको कैंसिल करेंगे तो फाइनल हाइट आ जाएगी आपकी H की जगह ट्वाइस H हो जाएगी क्योंकि डाया को हम लोग आधा करते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 45। राइट ऑप्शन इज सी।